गुड आफ्टरनून। चलो आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नागरिक चार्टर। आज हम बात करेंगे, हम इसे सिटीजन चार्टर कहते हैं, इसे नागरिक चार्टर। इसे देखो आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसके जितने डायमेंशन से प्रश्न बन सकते हैं वो सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं। रीजन ये है कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की बात करूं, किस डायमेंशन से प्रश्न पूछेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है आपको सिटीजन चार्टर से जोड़ दे, इसीलिए यहां टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं। पर अब देखा होगा, नीतू को देखें, वस्तुतः चुनौती क्या है गवर्नेंस की। चलो आप देखो, आप गवर्नेंस के समक्ष चुनौती क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसे देखो आप। हमेशा यदि चैलेंजेस की बात करते, चैलेंजेस क्या होता है? चुनौतियां कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो उसे मूर्त रूप देने में अवरोध खड़ा करती हैं, हम उसे चैलेंजेस कहते हैं। इसे सारी बात है। जैसे यदि हम चैलेंजेस, चुनौतियों की बात करें तो गवर्नेंस के सामने चुनौतियां क्या है? तो एक चीज सोचो आप, गवर्नेंस का मीनिंग क्या है? यदि ये समझ में आ गया तो जितने भी गवर्नेंस के कंपोनेंट हैं, घटक हैं, क्या वास्तव में वे सक्रिय हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्या वास्तव में वे सक्रिय हैं या उनके सामने क्या प्रॉब्लम है? ये देखो आप। यदि हम गवर्नेंस की बात करें तो जैसे पहली चुनौती ये है गवर्नेंस के सामने कि मीडिया का मैनेज होना। हमेशा मीडिया का मैनेज होना यह एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि गवर्नेंस में क्या होता है, मीडिया पार्टिसिपेट करती है, यह सिविल सोसाइटी का एक पार्ट है ये, और यदि ये मैनेज होगी तो गवर्नेंस का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? नीति निर्माण और नीतिक क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका का होना ही गवर्नेंस कहलाता है। यह आपका गवर्नेंस है। देखो आप, ये सरकार है, शायद मैं बना चुका हूं, ये बाजार है और ये आपका नागरिक समाज है, और जो ये भाग है यही आपका गवर्नेंस है। ये आपका गवर्नेंस है। ये आप ध्यान से समझो इस बात को। सारी बात है। तो गवर्नेंस में नागरिक समाज में कौन है? मीडिया, एनजीओ, सेल्फ हेल्प, हम ग्रुप की बात करें, ये नागरिक समाज के पार्ट है। अब सोचो जरा, यदि सिविल नागरिक समाज के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने यदि कोई चैलेंज पैदा होगा और ये कमजोर होगा तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा? कमजोर होगा। मान लिया जाए इसके पार्ट है मीडिया, एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप। यदि मीडिया मैनेज होगी, एनजीओ के प्रति नकारात्मक सोच पैदा हो जाए और सेल्फ हेल्प ग्रुप निष्क्रिय हो जाए तो हमारा गवर्नेंस कमजोर हो जाएगा। क्योंकि हमारा गवर्नेंस एक्टिव तब होगा, हमारा गवर्नेंस महत्वपूर्ण तब रहेगा जब मीडिया निष्पक्ष हो, एनजीओ सक्रिय हो, लगातार उसका विकास हो और सरकार एनजीओ को सपोर्ट करे, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का निरंतर विकास हो। इसके सामने कोई चैलेंजेस ना हो, किसी तरह की वित्तीय चुनौतियां ना पैदा हो। यदि ये होगा, मीडिया निष्पक्ष हो,
एनजीओ और सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्रिय हो तो सिविल सोसाइटी सक्रिय होगा, और सिविल सोसाइटी की जितनी ज्यादा भूमिका बढ़ती जाएगी हमारा गवर्नेंस उतना मजबूत होता जाएगा। पर दुर्भाग्य क्या है, हमारी मीडिया मैनेज होती है। अब सोचो आप, मीडिया के मैनेज होने का मतलब क्या होता है? मीडिया के मैनेज होने का मतलब यह है कि मीडिया सरकार की नीतियों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करती हमेशा, और सरकार की गलत नीति को सही नीति के रूप में प्रचारित करती है। जैसे हम जब मीडिया की बात करते हैं तो ध्यान देना इस बात को, मीडिया का मैनेज होने का मतलब क्या होता है? मीडिया द्वारा सरकार की नीति का निष्पक्ष हमेशा ध्यान दो, मीडिया द्वारा सरकार की नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन न होना, हम उसे कहते हैं मीडिया का मैनेज होना। तो मैनेज मीडिया का मतलब क्या होता है? हमेशा दूसरी चीज, ये मीडिया मैनेज होती है तो मीडिया क्या करती है? मीडिया सरकार की आवाज एवं विचार को आम जनता के विचार के रूप में प्रचारित करती है। इसे समझो जरा, यदि मीडिया मैनेज हो रही है हमेशा, तो मीडिया क्या करेगी? सरकार की आवाज और विचार को वह आम जनता के आवाज और विचार के रूप में प्रेजेंट करती है। आम जनता को यह लगता है कि जनता यही चाहती है, जबकि ऐसा है नहीं। हमेशा मीडिया क्या करती है? सरकार के विचार और आवाज को इस तरह प्रेजेंट करती है मानो वह आम जनता की आवाज हो, या हम ये कहें वो आम जनता का विचार हो। कई बार क्या होता है कि मैनेज मीडिया करती क्या है? सरकार की गलत नीति को सही नीति के रूप में प्रचारित करती है। यदि मीडिया मैनेज होती है तो सरकार की गलत नीति को हमेशा मैनेज मीडिया सही नीति के रूप में प्रचारित करती है। वह यह दिखाती है कि वस्तुतः सरकार की नीति सही है। जैसे यदि मीडिया मैनेज हो गई तो सरकार की कमियों को नहीं दिखाएगी, सरकार की केवल अच्छाइयों को दिखाएगी। इसका मतलब यह है मैनेज मीडिया सरकार की केवल अच्छे कार्यों को दिखाती है, न कि बुरे कार्यों को। फॉर एग्जाम्पल, यदि मीडिया मैनेज है तो क्या करेगी? वो सरकार के अच्छे काम को दिखाएगी, बुरे काम को नहीं दिखाएगी। सरकार के अच्छे डिसीजन को इस तरह प्रचारित करेगी, पर उसके गलत डिसीजन को मीडिया नहीं दिखाती है कि उसके गलत डिसीजन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चमकती हुई सड़कों की बात करें, यदि मीडिया मैनेज है तो केवल और केवल अच्छी सड़कें दिखाई जाएगी, टूटी हुई सड़कें नहीं दिखाई जाएगी। हमेशा यह नहीं दिखाया जाएगा कि इस राज्य का एक पार्ट गरीबी से परेशान है, मीडिया उसे नहीं दिखाएगी। मीडिया केवल सरकार की उपलब्धियों को बताएगी, मैनेज मीडिया, पर यह नहीं दिखाएगी कि उस उपलब्धि को पाने के लिए कितनी लाख लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं और लोगों ने क्या कीमत चुकाई है। ये मैनेज मीडिया की बात करें हम लोग।
हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैनेज मीडिया। जब मीडिया मैनेज होती है ना, तो सरकार के गलत नीति को सही नीति के रूप में प्रचारित करती है, और ये दिखाती है मैनेज मीडिया कि सरकार का ये बोल्ड स्टेप है, एक कहा जाए कठिन निर्णय है, और यह निर्णय उस देश के भविष्य को बदल देगा, या हम ये कहें उस देश के नागरिकों के भविष्य को बेहतर बना देगा। मीडिया इस तरह दिखाती है, मैनेज मीडिया। आप सोचो जरा, कभी भी मैनेज मीडिया सरकार के नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करती है। अंत में देखा जाए, सरकार की आवाज को ऐसे दिखाती है मानो वह जनता की आवाज हो। इसे यह कहा जाता है, यदि मीडिया मैनेज होती है तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा, कमजोर होगा। एक सबसे बड़ी चुनौती है मीडिया का मैनेज होना, एक बहुत बड़ी चुनौती देखा जाए। नंबर 2 की बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान देना इस बात को, मीडिया का मैनेज होना डेमोक्रेसी और गवर्नेंस दोनों के लिए घातक है, क्योंकि आम जनता को सही सूचना का पता नहीं चल पाता। आज यह कहा जाता है कि यदि मीडिया मैनेज होती है ना, यह मीडिया लोकतंत्र का 4th पिलर है, यह मीडिया लोकतंत्र का 4था स्तंभ है। यदि ये मैनेज होगी तो सच में हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। देखो आप, मीडिया का मैनेज होना पहली प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि मैनेज मीडिया के साथ साथ ऐसे तमाम वर्ड्स आते हैं, जैसे येलो जर्नलिज्म की बात करें। येलो जर्नलिज्म क्या चीज है? पीत पत्रकारिता कहते हैं उसे। उसका अर्थ यह है कि सूचनाओं को मसालेदार बनाकर प्रस्तुत करना, हमेशा मिर्च मसाला डालकर प्रस्तुत करना सूचनाओं को, इसे कहते हैं पीत पत्रकारिता कहते हैं इसे। देखो आप, तो पहली चुनौती यह है कि हमारे मीडिया मैनेज होती है। अब सोचो आप, हमारी दूसरी चुनौती यह है, दूसरी चुनौती कि कई बार देखा हो जाए, एनजीओ जो है काले धन को सफेद धन के रूप में रूपांतरित करने के माध्यम बने हैं। एनजीओ द्वारा काले धन को सफेद धन में करना तथा विकास संबंधी योजना के विरोध के कारण एनजीओ के प्रति नकारात्मक सोच। एक समस्या यही है कि इंडिया में एनजीओ का विरोध किया जा रहा है। एनजीओ कर क्या रहा है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक माध्यम बना हुआ है, और अनेक एनजीओ विकास संबंधी योजना का विरोध करते हैं, जिससे एनजीओ के प्रति नकारात्मक सोच पैदा होती है। आप सोचो जरा, आप जब एनजीओ के प्रति नेगेटिव सोच पैदा होगी तो नीति निर्माण में एनजीओ की सहभागिता गिरेगी, और जब एनजीओ की सहभागिता गिरेगी तो हमारा गवर्नेंस क्या होगा? कमजोर होगा। तीसरी जो चुनौती ये है गवर्नेंस कि स्वयं सहायता समूह। नंबर 3, सेल्फ हेल्प ग्रुप की निष्क्रियता एवं के समक्ष हम वित्तीय चुनौती की बात करें,
इनके सामने इतने बड़े पैमाने पे वित्तीय चुनौती ही ये है, इनके सामने वित्तीय चुनौती है, समस्या ये ही है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष यदि वित्तीय चुनौती होगी तो स्वाभाविक है सेल्फ हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगला देखो इनके सामने चुनौती क्या है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। राजनेता और प्रशासक दोनों पारदर्शिता और जवाबदेहिता के प्रति असंवेदनशील हैं, इच्छुक नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि प्रशासन और राजनीति में पारदर्शिता आए। नंबर 4, प्रशासक एवं ये कहा जाए राजनेताओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के प्रति उदासीनता। एक चीज सोचो जरा, एक सबसे बड़ी चुनौती है। राजनेता नहीं चाहते कि पारदर्शिता हो, हमेशा ध्यान दो, और जवाबदेहिता निर्धारित हो, वो चाहते ही नहीं। चुनाव में अक्सर ब्लैक मनी का प्रयोग होता है। यदि प्रशासन और राजनीति में पारदर्शिता आ गई तो उनके लिए चुनाव लड़ना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। वो नहीं चाहते कि पारदर्शिता हो और जवाबदेहिता हो। ये एक समस्या ये है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तथा पारदर्शिता के प्रति आम जनता में जागरूकता का अभाव एवं अब एक चीज सोचो आप, जनता भी जागरूक नहीं है। क्योंकि चुनाव, जब कोई नेता चुनाव जीत जाता है तो उसका वोटर क्या चाहता है, वोटर ये चाहता अपने राजनेता से कि उसका राजनेता उसे निजी लाभ पहुंचाए। तो प्रत्येक वोटर, प्रत्येक मतदाता क्या करता है, अपने नेताओं से अपने निजी हित को प्रमोट करता है वो। क्योंकि चुनाव जीतने का मतलब क्या चीज है कि यदि आप चुनाव जीत गए तो मेरा काम करो, आम जनता यह कहती है। यदि राजनेता अपने वोटर्स के, मतदाताओं के निजी काम नहीं करता है तो लोग वार्निंग भी देते हैं, धमकाते भी हैं कि अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। अब राजनेता बेचारा क्या करे, चुनाव को जीतने के लिए अपने मतदाताओं की बात सुनता है। और अनेक वोटर ऐसे हैं जो पब्लिक हित पर अपने निजी हित को महत्व देते हैं। सोचो आप, पर्सनल इंटरेस्ट को ये लोग ज्यादा महत्व देते हैं। समस्या ये है, आम जनता ही नहीं चाहती कि गवर्नेंस लागू हो। वादे तो बहुत करते हैं, आम जनता कहती है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पर जनता जब वोट देने जाती है, मत देने जाती है तो जाति और धर्म को मुद्दा बनाती है। जनता नहीं चाहती कि चुनाव में जाति और धर्म का मुद्दा ना उठे। पहला वोट देते समय किस जाति का कैंडिडेट है और किस धर्म का कैंडिडेट है, उस आधार पर वोट दिया जाता है। इसे देखा होगा, यूपी और बिहार की बात करें, यूपी बिहार में ईमानदार लोग हार जाते हैं और जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है वो चुनाव ज्यादा जीतते हैं। राजनेता जाति और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और जाति और धर्म के नाम पर वोटों को पोलराइज करना, ये गवर्नेंस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। और दुर्भाग्य क्या है कि जनता स्वयं सपोर्ट करती है हमेशा कि मेरे जात के इतने वोट हैं और मेरे धर्म के इतने वोट हैं, और उसी आधार पर टिकट का वितरण किया जाता है। ये सोचो आप,
और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हमारा गवर्नेंस मजबूत नहीं होगा। एक समस्या है। अगली चीज देखो आप, दिक्कत ये है, हम बात करें, समस्या ये है कि कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों में कार्यरत कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा का अभाव तथा भ्रष्टाचार को सामाजिक मान्यता प्राप्त होना। एक चीज सोचो जरा, जो कानून का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं, हमेशा जान दो जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उसमें सत्यनिष्ठा है ही नहीं। अनेक लोग जो आईएएस बनते हैं तो करप्शन की शुरुआत वही से होती है कि दहेज कितना लोगे आप। आईएएस आईपीएस वो तो बिकता है खुलेआम बाजार में, उसकी नीलामी होती है और शुरुआत होती है करोड़ों से। हमेशा ध्यान दो इस बात को, वो स्वयं इथिकल नहीं है या उनके परिवार के लोग भी नैतिक नहीं है, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अनैतिक है। और हम सबके अंदर इतना साहस नहीं है कि हम दहेज का विरोध करें, पहली चीज। दूसरी तरफ हमारा समाज ऐसा है कि करप्ट लोगों को सम्मानित करता है। आप बड़े पद पर हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, इस आधार पर उस व्यक्ति को सम्मान मिलता है। तो सम्मान पाने का जो आधार है वह भौतिक संसाधन हो गया है। हमारा परिणाम क्या हुआ, हमारे करप्शन को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है और करप्शन एक शिष्टाचार बन चुका है। लोग उसे कहते हैं ईमानदारी से पैसा ले रहा हूं, मतलब हमारे समाज के ब्लड में करप्शन आ चुका है। लोगों का पहला क्वेश्चन ये होता है कि ऊपरी इनकम कितनी है। लोग ये नहीं पूछते हैं कि सैलरी कितनी है, लोग ये पूछते हैं कि ऊपरी इनकम कितनी है। ये सोचो जरा, करप्शन की हम बात करें, लाख सरकार लाख चाहे, गवर्नेंस मजबूत नहीं हो सकता जब तक करप्शन नहीं समाप्त होगा। पर दुर्भाग्य यह है कि हमारा समाज भी करप्शन को मान्यता दे चुका है। फॉर एग्जाम्पल, दहेज को रोकने के लिए और जाति प्रथा को रोकने के लिए अनेक कानून बन चुके हैं, पर दुर्भाग्य यह है कि उन कानूनों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता क्योंकि समाज नहीं चाहता है कि जाति और धर्म के मुद्दे उठे। इसलिए जब लोग विवाह की बात करते हैं, विवाह करते समय लोगों का पहला क्वेश्चन कि किस जात का है। हमारा समाज हाईली क्वालिफाइड लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी अपनी लड़कियों की शादी अपनी जात में करना चाहते हैं। इसका मतलब ये उनके लिए जाति प्राइमरी है या धर्म प्राइमरी है। यदि कोई अंतर धार्मिक विवाह करता है या अंतर जाति विवाह करता है तो समाज क्या करता है, उसे निकाल देता है। एक तरह से उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, समाज उसे एक्सेप्ट करता ही नहीं। एक तरह से यह कहा जाए अंतर जाति विवाह करने वाला परिवार अछूत बन जाता है। ये हमारा समाज है। ये तो सोचो जरा, जब समाज ने ही करप्शन को सामाजिक मान्यता दे दी तो गवर्नेंस कैसे मजबूत होगा और लोगों की सोच को कैसे बदला जाए। अरे बात है, पहली बात देखो, ध्यान देने इस बात को, सच बड़ी चीज, किसी ने कहा है सब तो ऐसे नहीं होते होंगे, 90% लोग, 90% लोग ऐसे ही हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, अनैतिकता करप्शन की शुरुआत वहां से होती है जब आईएएस बनते हो ना,
तो आपकी कीमत लगती है, दहेज मिलता है 1 करोड़। ये भी अपने आप में करप्शन का एक रूप है। ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये एक चुनौती है, और ये चुनौती कैसे समाप्त होगी? और जब तक ये चुनौती समाप्त नहीं होगी तब तक स्वाभाविक है। नंबर 6 की बात करें, हमारा जो प्रशासन है बहुत रूढ़िवादी है। प्रशासन का रूढ़िवादी होना तथा नए परिवर्तन का विरोध करना। एक समस्या यह है, हमारा प्रशासन बहुत ही कंजर्वेटिव है। हमेशा ध्यान दो, हमारा प्रशासन बहुत ही कंजर्वेटिव है और वह नए परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है। हमेशा किसी ने कहा ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हम सब छोटे बच्चे थे, मुझे नहीं पता कि मेरी जाति क्या है और मेरा धर्म क्या है। पर दुर्भाग्य ये, हम सबके माँ बाप ने पहले ये पढ़ाया, हमारे माँ बाप ने पहले ये पढ़ाया कि हमारी जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है। माँ बाप ने पहले ये पढ़ाया। हमारे घर में भेदभाव की शुरुआत हो गई कि ये लड़की है और ये लड़का है। भेदभाव करना अपने आप में अनैतिक है। जाति और धर्म की सीख देना ये अपने आप में अनैतिक है। और सीख कौन देता है? माँ बाप देते हैं। इसका मतलब है हम सबके माँ बाप अनैतिक हैं, फिर भी हमारे माँ बाप पूजनीय है, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन अनैतिकता का पहला पाठ, झूठ बोलने का पहला पाठ हम कहां से सीखते हैं? अपने परिवार से सीखते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि हर स्टूडेंट का परिवार, माँ बाप उसके लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन होता है। बिल्कुल होना चाहिए, पर इतना साहस तो होना चाहिए कि वो गलत क्या कर रहे हैं, वो गलत क्या सिखा रहे हैं, इतना होना चाहिए। पर दुर्भाग्य ये कि हमारे अंदर साहस नहीं है। हम कायर हैं या डरपोक हैं। इसीलिए समाज में जाति भेदभाव चल रहा है। हमेशा जान दो। दूसरा एग्जाम्पल, बेशक मैं हिंदू धर्म का हूं, आप सब लोग अन्य धर्मों के लोग हो। नैतिकता तो ये कहती है ना कि मुझे आप मंदिर ले गए तो मुझे मस्जिद भी ले चलो और चर्च भी ले चलो। आप क्यों? कि मुझे इस्लाम की अच्छी मान्यताएं भी सीखनी है और ईसाईयत की अच्छी मान्यता भी सीखनी है। पर दुर्भाग्य यह है कि मुझे केवल हिंदू धर्म की अच्छी बातें सिखाई गई, इस्लाम और ईसाईयत के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी गई, इतनी नफरत पैदा कर दी गई कि मुझे यह लगने लगा कि केवल हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। यह अनैतिकता का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हम कितने बड़े अनैतिक हैं। आप सोचो जरा, ये हमने सीखा कहां से? यदि हमारा समाज नैतिक होता, हमारे परिवार इथिकल होता, तो गीता के साथ कुरान भी पढ़ाता और बाइबिल भी पढ़ाता। हम 1 घंटा गीता पढ़ेंगे तो आधा घंटा कुरान भी पढ़ेंगे और आधा घंटा बाइबिल भी पढ़ेंगे। ये नैतिकता। तब सभी धर्मों के प्रति अच्छा भाव पैदा होता, हम सभी धर्मों का सम्मान करते। तो दुर्भाग्य क्या है? हम ये करते ही नहीं है। अरे बात है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, मैंने क्या कहा, हमारा जो प्रशासन है कितना कंजर्वेटिव है, को नए परिवर्तन का हमेशा विरोध करता है वो हमारा प्रशासक। और चुनौती ये है कि जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है ना, नौकरशाही संस्कृति समाप्त नहीं हो पा रही है। नौकरशाही संस्कृति का निरंतर बने रहना तथा उसे महिमा मंडित करना, ये जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है निरंतर बना हुआ है। हमेशा ध्यान दो, ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक जो कल्चर है वो निरंतर बना हुआ है। हमेशा ध्यान दो, दोनों बना हुआ है। और दुर्भाग्य ये कि उसे प्रमोट किया जाता है,
उसे महिमा मंडित किया जाता है। और जब तक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर हमारा समाप्त नहीं होगा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब तक हमारा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर, नौकरशाही संस्कृति समाप्त नहीं होगी, तब तक हमारा गवर्नेंस मजबूत नहीं होगा।